चंदनपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में माधव नाम का एक भोला भाला आदमी अपनी पत्नी शांति और एक प्यारे बेटे राहुल के साथ रहा करता था। माधव के पास गांव के बाहर अपनी जमीन तो थी, लेकिन माधव की जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी जमीन बंजर होने के कारण उस पर अनाज का एक भी दाना नहीं हो पाता था। इस कारण माधव को अपने परिवार का पालन पोषण और घर का गुजारा करने के लिए गांव के ही जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह की यहाँ मजदूरी किया करता। बदले में उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। ठाकुर विक्रम सिंह अमीर होने के साथ ही साथ एक अच्छा इंसान भी था। जरूरत के समय ठाकुर विक्रम सिंह लोगों की मदद भी किया करता था। माधव के पास एक सुंदर सी गाय भी थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। माधव रोज सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपनी गाय के लिए खेत से चारा लाकर उसे चारा डालना माधव का सबसे पहला काम था। सुनो भाग्यवान, मैं काम पर जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। आज मैं खाना खाने घर पर नहीं आ पाऊंगा, तो तुम दोपहर का खाना जमींदार बाबू के घर पहुंचवा देना। और राहुल का अच्छे से ख्याल रखना, बहुत शरारती हो गया है। अच्छा ठीक है जी, मैं आपका दोपहर का खाना जमींदार बाबू के घर पहुंचवा दूंगी और राहुल का भी अच्छे से ध्यान रखूंगी। अच्छा ठीक है, अब मैं काम पर चलता हूँ। दोपहर का समय होने को आता है। सीमा इधर उधर देखती है, लेकिन उसे रास्ते में कोई भी गांव वाले जमींदार के घर की तरफ जाते हुए नहीं दिखते हैं। अरे आज तो कोई गांव वाले भी नजर नहीं आ रहे हैं। लगता है आज मुझे ही खाना लेकर जाना पड़ेगा। चल राहुल। इतना कहकर शांति दोपहर का भोजन एक टिफिन में लेकर जमींदार बाबू के घर की ओर राहुल को साथ लेकर चल पड़ती है। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में शांति के पैर में एक सांप काट लेता है और वहीं शांति रास्ते पर ही गिर पड़ती है। लोग तुरंत ही इकट्ठा हो जाते हैं और गांव वालों द्वारा वैद्य को बुलाया जाता है। वो शांति को देखकर लोगों को बताता है कि शांति की मौत हो गई है। भाइयों, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शांति की मौत हो गई है। उधर गांव वाले शांति की मृत्यु की खबर जमींदार को देते हैं। माधव, अभी अभी खबर आई है, तुम्हारी पत्नी को सांप ने काट लिया है और वहीं पर तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई है। जल्दी जल्दी तुम घर जाओ। माधव परेशान हो जाता है और जल्दी जल्दी अपनी पत्नी के पास जाता है। माधव शांति को देखते ही उसका मन बहुत दुखी हो जाता है, जैसे उसकी जिंदगी में पहाड़ टूट गया हो। माधव शांति के सर को अपने गोद में रखकर बैठ जाता है और दुखी मन लेकर खूब रोता है। ऐसे ही समय बीतता है और पूरे 25 साल गुजर जाते हैं। पूरे 25 साल के बाद माधव के घर में खुशी का माहौल आया, क्योंकि उसका बेटा राहुल अब सरकारी ऑफिसर बन गया था। पिताजी, मेरी बिजली विभाग में सरकारी नौकरी लग गई है। मेरी 60,000 रुपए महीने की तनख्वाह है। अरे राहुल, ये तूने बहुत खुशी की बात बताई है। शाबाश मेरे बेटे, मन लगाकर काम करना और लोगों के साथ कभी धोखाधड़ी मत करना। शाबाश मेरे बेटे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। पिताजी, मैं सोच रहा हूँ हमारा घर अब बहुत पुराना हो चुका है। कुछ दिनों बाद मेरी तनख्वाह भी आ जाएगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक नया घर ले लूं। बेटा, तुम्हारी जैसी इच्छा। मैं तो बस इतना चाहूंगा कि तुम ऐसे ही सफल होते जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। तुम्हारी माँ ने भी यही सोच रखा था। कुछ दिनों बाद राहुल की तनख्वाह आ जाती है। उस पैसे से राहुल और उसके पिताजी एक अच्छा घर लेने जाते हैं। हम लोगों को आपका घर तो पसंद आ गया है, लेकिन आप ये कितने में दे रहे हो महोदय? महोदय, मैं ये घर मात्र 50,000 रुपए में बेच रहा हूँ। महोदय, कुछ कम में नहीं होगा क्या? अरे महाराज, इससे कम में नहीं होगा। आप देख लीजिए, आपको जैसा मन, ये मेरा फिक्स रेट है। तीनों के बीच बातचीत होने के बाद डील डन हो जाता है। एक दिन की बात है। माधव ने अपने बेटे राहुल से कहा, बेटा, आज तुम अपने ऑफिस से जल्दी घर आना। आज तुम्हारे रिश्ते वाले घर आ रहे हैं। ठीक है पिताजी, आज मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। दोपहर का समय होता है। रिश्ते वाले माधव घर आ चुके थे। रिश्ते वालों को माधव का घर और उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा और उनकी बेटी पायल की शादी राहुल से तय हो गई। कुछ महीनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। एक दिन की बात है।
राहुल घर में बहुत सारे पैसे लाता है। अरे पायल, कहाँ हो? ओ, ये लो पैसे अलमारी में रख दो। अरे राहुल, तुम इतने पैसे कहाँ से लाए हो? तुम्हारी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है और अभी महीना भी तो पूरा नहीं हुआ है। कहाँ से लाए हो इतने पैसे? पिताजी, आप नहीं समझेंगे, ये ऊपरी आमदनी है, मतलब कि कमीशन। ये लो पायल, इसे अलमारी में रख दो। बेटा, मतलब तू अभी से ही घूस लेने लगा लोगों से? तुझे अच्छे से पढ़ाने लिखाने का कोई फायदा नहीं हुआ। बेटा, तुम्हें गरीबों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जब गरीबों की बद्दुआ लगेगी ना, तो तुम सीधे आसमान से सीधे जमीन पर ही आओगे, समझे? पिताजी, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला हर व्यक्ति देर से सफलता पाता है, लेकिन जो घूस लेता है वो जल्दी सफलता पा लेता है। ये बात तुम्हारी सही है बेटा, लेकिन ये सफलता ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। 2 नंबरी काम करने वाला व्यक्ति हमेशा ही डरता रहता है कि आज नहीं तो कल मैं पकड़ा जाऊंगा। ऐसे पैसे का क्या फायदा? भले ही तुम 100 रुपए कमाओ, लेकिन वो तुम्हारी मेहनत की होनी चाहिए, ताकि कल कोई तुम्हारे ऊपर सवाल ना उठा सके। बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। अगले दिन फिर राहुल चुपचाप पैसे लेकर आता है। माधव खिड़की से उसकी बातें सुन लेता है, जहां राहुल बता रहा था कि उसने एक गरीब को नौकरी के नाम पर ठगा है। आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो? जी, गरीबों के साथ ऐसा मत करो। पिताजी क्या कहेंगे? कल ही तो आपके पिताजी ने आपको समझाया था, आप बात क्यों नहीं समझते हो? अरे मैंने तुम्हें जितना कहा है उतना करो ना, तुम फालतू बातें मत किया करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। दोनों के बीच जितनी भी बातें हुई वो माधव खिड़की से सुन लेता है। फिर तुरंत ही माधव राहुल को बुलाता है। राहुल, तुम नहीं सुधरोगे। मैंने तुम्हें कल ही समझाया था ना कि घूस नहीं लेना है। अगर तुम ये पैसे हमारे लिए ला रहे हो ना, तो छोड़ दो ऐसी कमाई। हमें नहीं चाहिए ऐसी कमाई। मैं अपना पेट पाल लूंगा। ठीक है, अगर मैं आपको पसंद नहीं हूं तो छोड़ दीजिए हमें, मत रहिए हमारे साथ, निकल जाइए यहां से। मैं आपके लिए पैसा नहीं कमा रहा हूं, मैं अपने और अपनी पत्नी के लिए पैसा कमा रहा हूं। ये सुनते ही माधव बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। अच्छा ठीक है बेटा, इतना कह ही दिए हो तो मैं अभी ही चला जाता हूँ। ये कहकर हरिदास वहां से चला जाता है। मैंने आप जैसा इतना कठोर दिल इंसान कभी नहीं देखा जी, जो अपने पिताजी को ही अपने घर से निकाल दे। क्यों? अगर तुझे भी मैं नहीं पसंद हूं तो तू भी चली जाना, किसने रोक रखा है? बेचारी पायल भी चुपचाप हो गई उधर। माधव भी जमींदार जी के घर चला जाता है। अरे आओ आओ माधव, आओ आओ, आज बहुत जल्दी काम पर आ गए, अभी तो काम का समय भी नहीं हुआ है। बेचारा माधव सारी बात जमींदार बाबू को बताता है। ठीक है माधव, तुम आज से मेरे यहाँ ही रहोगे और यहाँ रह के ही तुम काम करोगे। मैं तुम्हारे लिए एक कमरा का बंदोबस्त करता हूँ। नहीं जमींदार बाबू, मैं अपने पुराने घर में ही रह लूंगा। नहीं माधव, वो घर तो बहुत ही पुराना हो चुका है, पता नहीं किस समय टूट कर गिर जाए। ऊपर से बरसात का मौसम है और तुमने बताया था कि छत से भी बहुत पानी टपकता है। नहीं, तुम मेरे साथ ही रहो। नहीं नहीं जमींदार बाबू, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं किसी तरह रह लूंगा। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब हरिदास वापस अपने पुराने घर में रहने लगा था। कुछ समय बीतता है और एक दिन राहुल बहुत चिंतित होकर घर आता है। क्या हुआ जी? आज क्यों इतने चिंतित दिखाई दे रहे हो? अरे घूस के पैसे लिए थे, वो सब कुछ सूद समेत वापस लौटाने होंगे। आज मैं घूस लेते पकड़ा गया, कंपनी वालों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया रे। राहुल का घर और जमीन दोनों जब्त हो जाते हैं। तुरंत घर खाली करवाओ, मुझे अभी के अभी घर खाली चाहिए और दरवाजा पे ताला मार के चाबी दो। दोनों इधर उधर भटकने लगते हैं और एक दिन मदद के लिए जमींदार साहब के घर जाते हैं। क्यों, क्या हुआ? पिताजी की याद में आए हो? जब ऐश की जिंदगी काट रहे थे तब तो तुमने अपने बाप को ही भगा दिया। जाओ, तुम्हारे पिताजी अपने पुराने घर में रहते हैं, जाकर उनसे माफी मांग लो। राहुल और पायल पुराने घर जाते हैं। माधव वहां काम कर रहा होता है। अरे राहुल, कैसे हो मेरे बेटे? बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? राहुल सारी बातें बताता है और फूट फूट कर रोता है। कोई बात नहीं बेटा,
तुम फिर से मेहनत करना। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि 2 नंबरी काम से कमाए हुए पैसे ज्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने आपकी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। उस दिन के बाद तीनों मिलजुल कर खुशी से उसी घर में रहने लगते हैं।